दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए एक्ट और स्टे ऑब्लिग इंजंक्शन, इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है और क्या और कैसे होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसके हवाले से हम आज इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सेक्शन 52 है और क्या ये स्टे है और क्या इन दोनों का आपस में तालमेल है। तो चलिए बातचीत शुरू करें। इससे पहले मैं आपको अपील नंबर बता देता हूँ। ये सिविल अपील नंबर 13,001 ऑफ 2024। टाइटल है इसका रमाकांत अंबालाल चौकसी वर्सेस हरीश अंबालाल चौकसी एंड अदर्स। सेक्शन 52 क्या है, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है सिविल केसेस के अंदर, खास तौर पे जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुकदमे होते हैं उनके अंदर। ये सेक्शन का जो ब्रीफ है वो ये कहता है कि एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू द फाइनल कोर्ट जजमेंट। मतलब जिस भी प्रॉपर्टी पे कोई विवाद होता है तो उस प्रॉपर्टी के विवाद के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है, खरीद फरोख्त अगर होती है, तो वो कोर्ट के अंदर अगर कोई मुकदमा है तो उसके फाइनल डिसीजन से बाध्य होगा। यानी कि हम जो समझते हैं एडवोकेट्स या यूं कि ये लिटिगेंट्स कि अगर किसी ने मुकदमे के दौरान, चलते मुकदमे के दौरान प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी और वो हिट बाई सेक्शन 52 ऑफ टीपीए होता है। तो इसका कितना प्रभाव है और कैसे कोर्ट्स इसको डील करती है, चलिए जानते हैं। ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे के फैक्ट्स कुछ मैं आपको शेयर करता हूँ ब्रीफ में। दो तीन भाइयों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें कुछ हिस्सा एक व्यक्ति के नाम, कुछ हिस्सा उनके भाइयों के नाम, बहुओं के नाम, इस तरह से एक प्रॉपर्टी मिलजुल के कुछ भाइयों ने और उनके बहुओं ने मिलके खरीदी। खरीदने के बाद इसके ऊपर कुछ फ्लोर्स बनाए गए और उनके अंदर एक शोरूम जो है ना, ज्वेलरी का शोरूम खोला गया। और उसी दौरान एक भाई ने दूसरे भाई के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी दी उस शोरूम से संबंधित या उस पर्टिकुलर फ्लोर से संबंधित। तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे जो है एक भाई ने वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो फ्लोर था या कुछ हिस्सा, वो आगे फर्दर अपने बेटे के नाम या किसी के नाम पे उसको एलिनिएट कर दिया, उसके नाम पे सेल डीड करवा दी उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे। तो जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उसने मुकदमा डाला कोर्ट में कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी ये स्पेसिफिकली जो है ना शोरूम को ऑपरेट करने के लिए और उस फंक्शंस के लिए थी, और क्योंकि अब वो बिजनेस भी बंद हो चुका है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी महज एक पेपर ट्रांजेक्शन है और उसके बेस पे ये सेल डीड आगे इसको सेल नहीं कर सकते, मतलब बेच नहीं सकते। तो जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर मुकदमा डाला इस सेल डीड को कैंसिलेशन के लिए। ये डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर सो एंड सो। तो जब ये मुकदमा डाला तो इसके साथ साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, ऑर्डर 39 रूल 1, ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो हमारा है उसमें ऑर्डर 39 रूल 1 की एप्लीकेशन क्या होती है कि दौरान मुकदमा, कि जब तक मुकदमा चलता है तब तक जो ये सूट प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड लैंड है, इसके ऊपर स्टे किया जाए कि इस दौरान ये इसको फर्दर एलिनिएट ना करे या इसका नेचर चेंज ना करे, व्हाटसोएवर, इसको एज इट इज रखा जाए। तो इस तरह की एप्लीकेशन लगी और उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है ट्रायल कोर्ट ने जवाब वगैरह लेके उसके बाद इस पे डिसाइड किया, फैसला दिया कि ये प्लेंटिफ के हक में फैसला दिया कि ठीक है, जब तक ये मुकदमा चलता है तब तक इस सूट प्रॉपर्टी को फर्दर, मतलब जो सेल डीड चैलेंज थी उसके बाद फर्दर इसके ऊपर कोई भी चार्ज या कोई एलिनिएशन या कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो सीधी सी बात, सीधे अर्थों में कहें तो प्लेंटिफ ने जो दावा डाला था प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको स्टे मिल गया। स्टे जब मिल गया तो इसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसकी अपील में जो है ना डिफेंडेंट जिसके खिलाफ स्टे हुआ था, उस स्टे के खिलाफ उन्होंने अपील दायर करी
और अपील के अंदर हाई कोर्ट ने अपील को मंजूर कर लिया, ये कहते हुए कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर 39 रूल 1 CPC 1 एंड 2 CPC की जो एप्लीकेशन पे जो ऑर्डर दिया है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने पूरे के पूरे मुकदमे का फैसला ही कर दिया है। और अब तो जो है ना, ये प्रॉपर्टी जो है, ये एक किस्म से इन्होंने 39 रूल 1 एंड 2 में प्राइमा फेसाई सारे इश्यूज को जो है ना डिस्कस करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये फैसला ही कर दिया है और ये जो है इस तरह से नहीं कर सकते और यहाँ पे स्टे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TP एक्ट का जो सेक्शन 52 है, वो प्लेंटिफ की मदद के लिए तैयार है, वो ऑलवेज अवेलेबल है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अगर कल को प्लेंटिफ का दावा डिक्री होता है तो इस दौरान अगर डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को कहीं आगे फर्दर एलिनिएट कर देता है तो उस सूरत में वो सारी सेल डीड कैंसिल मानी जाएंगी, क्योंकि हिट बाई सेक्शन 52 है, लिस्ट पेंडेंस के थ्रू हिट है मामला। इसके बाद जो है ना, यहाँ नहीं रुका, उसके बाद जो है प्लेंटिफ ने अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को डिटेल में, ये काफ़ी लंबी चौड़ी जजमेंट है, लगभग 25-26 पेज की जजमेंट है, हर फैक्ट्स को डिटेल में अध्ययन किया और आर्ग्यूमेंट सुनी गई। उसके बाद कोर्ट जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक नतीजे पे पहुंची कि सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, कि भाई सेक्शन 52 जो है वो अकेला काफी नहीं है इस तरह के विवाद में जहां पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर मुकदमा चल रहा है और दो भाइयों का विवाद है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि अगर इसके ऊपर प्रॉपर्टी के फर्दर एलिनिएशन के ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर स्टे नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, क्या कि थर्ड पार्टी राइट्स खड़े हो जाएंगे। थर्ड पार्टी राइट्स कि तीसरा व्यक्ति कोई आके, जिसको इस मुकदमे का नहीं पता है, वो इस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि जब हाई कोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला पहुंचा तब तक जो है ना फर्दर आगे उसको सोल्ड कर दिया गया, फर्दर उसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम पे करवा दी गई। अब होगा क्या इस सूरत में? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इस सूरत के अंदर जो थर्ड पार्टी राइट्स खड़े हो जाएंगे वो बहुत क्रूशियल हो जाता है कोर्ट्स के लिए उनको डील करना। क्यों? क्योंकि तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, उसके ऊपर बहुत सारा हो सकता है, ह्यूज अमाउंट लगा के उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को भाई कोई खरीदेगा तो खरीदने के बाद उस पर कुछ तो करेगा, मकान बना लेगा या कुछ और कंस्ट्रक्शन कर लेगा, यानी कि हो सकता है वो उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दे। तो ये अपने आप में एक और किस्म का भार खड़ा हो गया। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेक्शन 52 ही काफी होता तो CPC में ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की जरूरत क्या थी? लेजिस्लेचर के द्वारा अगर ये स्टे का मामला, स्टे की जो पावर दी गई है कोर्ट्स को CPC में 39 रूल 1 एंड 2 को, कि पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है वो किसी प्रॉपर्टी या किसी भी उस केस के अंदर वो स्टे ऑर्डर ग्रांट कर सकती है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोल सकती है। तो अगर 52 ही काफी होता तो 39 रूल 1 एंड 2 की क्या जरूरत थी? तो यहाँ इस सूरत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ट्रांसफर कर दी है तो ह्यूज अमाउंट स्पेंड करेगा, जिसने खरीदी है हो सकता है वो करे, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह करेगा तो इक्विटी in his favor may intervene to persuade the court to decline in the exercise of discretion the equitable relief of specific performance to the plaintiff at the trial and to award damage only in favor of plaintiff। भाई अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, कोई बोनाफाइड परचेजर आके खड़ा हो जाता है, जी साहब मैंने खरीद लिए, तो उस सूरत में जब कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगा तो कोर्ट के माइंड में हो सकता है कि इक्विटी जो है और वो जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना था वो करने में कोर्ट हिचके, और केवल हो सकता है वो प्लेंटिफ को कोई डैमेज वगैरह दे के ही जो है ना इस केस का निपटारा कर दे,
कि क्योंकि अब तो थर्ड पार्टी राइट खड़े हुए हैं तो प्लेंटिफ को जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए उसको डैमेज दिए जा सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट आ सकती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब लिस्ट पेंडेंस के दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफर आगे से हो जाती है तो अननेसेसरली लिटिगेशंस खड़ी हो जाएंगे, एंडलेस लिटिगेशंस। फिर उसके खिलाफ मुकदमा लड़ो, फिर उसके खिलाफ मुकदमा लड़ो, फिर कोई और आके इस दौरान कोई और दूसरा खरीदार आके एट फाइनल स्टेज एक एप्लीकेशन लगा देगा। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इस जजमेंट में कि सेक्शन 52 ऑफ लिस्ट पेंडेंस अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टे भी देना चाहिए, स्टे भी मिलना चाहिए, और अगर स्टे नहीं मिलता है तो स्टे के लिए प्लेंटिफ को आगे अपील वगैरह दायर करनी चाहिए, ताकि अगर प्रॉपर्टी विवाद है, पोजीशन का विवाद है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो वहां पे अलोन 52 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब डिक्री होगी उस वक्त क्या सिचुएशन होगी यू नेवर नो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। स्टे जरूर करवाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसको अपील में जाना चाहिए। और कोर्ट्स को भी है कि भी ट्रायल कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी एरर या गलती की उस स्टे को वेकेट करते हुए। इस तरह के मामलों में तो स्टे, अगर सूट बनता है और प्राइमा फेसाई चीज़ें हैं तो स्टे मिलना चाहिए। मियर लिस्ट पेंडेंस इज नॉट सफिशिएंट। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और हम इसी तरह से अपनी लीगल नॉलेज अवेयरनेस को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।